Hello learners, welcome to NTA UGC NET Paper 2 Education channel. As per the latest syllabus, once again I am with you to make you understand some of the important topics regarding NET Paper 2 Education subject. हम पढ़ रहे हैं यूनिट सेकेंड जो कि है हिस्ट्री पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। उसमें हमने पढ़ना है कमिटीज़ एंड कमीशंस कंट्रीब्यूशन टू टीचर एजुकेशन। जो टीचर एजुकेशन या जो एस्पायरिंग टीचर्स है जो कि स्कूल्स में या फिर आगे जाके कोई एजुकेटर बनना चाहता है तो उसके लिए कौन सी कमिटीज़ या कमीशंस बन गए हैं जिन्होंने टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो वही हम पढ़ रहे हैं। तो हमने अब तक पढ़ा है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, फिर कोठारी कमीशन भी हमने पढ़ा है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो कि 1986 में आई थी, एंड देन प्लान ऑफ एक्शन जिसे हम कहते हैं 1992 में आया था। फिर नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स 1999 हमने पढ़ ली। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो कि 2005 में आया था। स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। टॉपिक नंबर 5 है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। NCF 2005 में आया था, इसलिए 2005 फ्रेंड्स लिखा है। NCF is a document seeks to provide a framework within which teachers and schools can choose and plan experiences that they think children should have। कहना ये चाहते हैं कि NCF एक ऐसा डॉक्यूमेंट 2005 में आया था जो कि एक फ्रेमवर्क दर्शाता है कि किस तरीके से बच्चों को स्कूल में एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए और टीचर्स को किस तरीके से तौर तरीके से ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि बच्चे मन लगा के पढ़ सके। एक्सपीरियंसेस जो बच्चों के हैं वो उस तरीके से प्लानिंग करने होते हैं। ये जो NCF है फ्रेंड्स वो 4 इश्यूज़ के ऊपर फोकस करता है। एजुकेशन का पर्पस क्या होना चाहिए, एजुकेशनल कंटेंट एंड एक्सपीरियंस यानी कि बच्चों को किस तरीके के करिकुलम या सिलेबस हमें पढ़ाना है, उनको किस तरीके के लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कौन सी एक्टिविटी करानी है, गेम उनको होनी चाहिए, PE का ग्राउंड होना चाहिए, PE पीरियड होना चाहिए, साथ साथ लर्निंग बाय डूइंग का जो हमारा एस्पेक्ट है कि बच्चे पढ़े भी और साथ में लर्न भी करें, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो सब इसमें दिया है, सजेस्ट किया है। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, कब कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ाना है, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस यानी कि करिकुलर एक्टिविटी, को करिकुलर एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, वो सब की बात की है। फिर असेसिंग लर्नर्स, असेसिंग लर्नर मतलब कि कोई रैपिड लर्नर होता है, कोई स्लो लर्नर होता है, कोई एवरेज लर्नर होता है, तो इन सारे बच्चों को किस तरीके से उनका परफॉर्मेंस हम इवैल्यूएट करेंगे। तो जैसे कि आजकल है समेटिव इवैल्यूएशन, उसमें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आ जाता है। जब आप देखो एग्जामिनेशन में स्कूल्स में होता है FA1, FA2 और फिर आता है SA1, तो इस तरीके से ये दोनों का सम अप ऐसे होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट 1, फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 एंड देन आफ्टर एनुअल एग्जाम समेटिव असेसमेंट। तो इस तरीके से इसमें सजेशंस दिए गए हैं। NCF इज़ ओनली सजेस्टिव, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये सिर्फ सजेस्टिव मेजर है, कंपलसरी हमको फॉलो नहीं करना है, बट इट इज़ ओनली सजेस्टिव एंड इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। किस तरीके का एग्जामिनेशन, किस तरीके की एजुकेशन होनी चाहिए। जैसे कि मान लो प्राइमरी एजुकेशन है तो कितने स्टैंडर्ड तक होनी चाहिए, सेकेंडरी एजुकेशन है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन है, हायर स्टडीज़ जिसे आप बोलते हो, तो दैट ऑल थिंग। तो ये सिर्फ सजेस्ट किया है, कंपलसरी नहीं है, जिनको फॉलो करना है वो कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके नेट के एग्जामिनेशन के लिए NCF केम इन द ईयर 1975, देन आफ्टर वो थोड़ा रिफॉर्म किया था या फिर आप कह सकते हो थोड़े मॉडिफिकेशंस आए थे। फिर 1988 में उसको बाहर पब्लिश किया गया, फिर 2000 में और लास्ट में 2005 में आया था। तो आपको पूछ सकते हैं कि NCF केम इन विच ईयर, तो 75, 88, 2000 एंड 2005 आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, तो उसमें से आपको कोई भी एक ना दिया गया हो तो आपको उस तरीके से सिलेक्ट करना है या ये दिमाग में रखना है, 75, 88, 2000 एंड 2005। अर्लियर NCF वर बेस्ड बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी, बिहेवियरिज्म तो हमने पढ़ा ही है, तो बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी के हिसाब से पहले NCF में डिटेल्स दी गई थी, बट जो लेटेस्ट NCF 2005 है उसमें कंस्ट्रक्टिव अप्रोच यूज़ किया है।
बिहेवियरिज्म मतलब कि बच्चे बिहेवियर उनका कैसा है, उनको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर फोकस करके हमें लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों के लिए उस तरीके से क्लास में एनवायरनमेंट बनाना था एज अ टीचर। फिर कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर फोकस करेगा, यानी कि हैंड्स ऑन लर्निंग, पर्सनल एक्सपीरियंसेस। हैंड्स ऑन लर्निंग मतलब कि प्रैक्टिकल नॉलेज उनको दो जितना हो सके उतना, सो दैट बच्चे खुद से भी सीखेंगे। कोई प्रोजेक्ट दे दिया, कोई असाइनमेंट दे दिया, उनको फील्ड वर्क दे दिया, तो दोज ऑल थिंग्स आर हैंड्स ऑन लर्निंग। All the states also develop SCF in line with NCF। ये इम्पॉर्टेंट है। स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क सारे स्टेट्स में होते हैं या बनाए जाते हैं, जैसे कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पूरे नेशनल लेवल पे होता है। पता चला? तो स्टेट लेवल पे हो तो SCF और नेशनल लेवल पर हम जो पढ़ रहे हैं वो NCF। फिर देखते हैं कंटेंट कौन से दिए गए हैं। कंटेंट ऑफ NCF 2005 का जो आप ड्राफ्ट देखोगे तो उसमें ये सारे कंटेंट्स है। फ्रेंड्स आपको बता दो ये कंटेंट्स और कुछ नहीं लेकिन चैप्टर्स है, तो हर एक चैप्टर में उन्होंने कुछ ना कुछ सजेशंस दिए हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं चैप्टर के नाम। चैप्टर के नाम कौन से हैं? तो है पर्सपेक्टिव, दैट इज गाइडिंग प्रिंसिपल्स, फिर लर्निंग एंड नॉलेज, करिकुलर एरिया, स्कूल एंड क्लासरूम, सिस्टमिक रिफॉर्म्स। देखते हैं वन बाय वन। हियर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, NCF में बोला गया है कि स्कूल या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ऐसे प्रोविजंस बनाने हैं जो कि बच्चों के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करे। रेस्ट्रिक्शंस कम हो, या फिर रेस्ट्रिक्शन या कंपलसरी उतना नहीं होना चाहिए कि बच्चे डर जाए। मेक प्रोविजंस एंड नॉट रेस्ट्रिक्शंस, एडजस्ट टू द नीड्स ऑफ द चाइल्ड। बच्चों के नीड के हिसाब से, उनके लर्निंग नीड के हिसाब से हमें एनवायरनमेंट स्कूल में प्रोवाइड करना है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड करना है। द इंस्टीट्यूशन शुड रिमूव सोशल, फिजिकल एंड एटीट्यूडिनल बैरियर्स। सोशल मतलब कि एक बच्चा डर रहा है दूसरे से बात करने के लिए, या टीचर से अगर कोई डाउट है तो पूछ नहीं पा रहा है, या फिर किसी से बात नहीं कर पा रहा है, तो वो सोशल बैरियर उसके लिए है, वो घबरा रहा है, तो उसको हटा सकते हो आप। फिजिकल, उसको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, क्लास में दिखाई प्रॉपर नहीं दे रहा है बच्चे को, तो वो सब जितना हो सके उतना टीचर को फोकस करना है कि बच्चा पढ़ पाए, लर्न कर पाए, और वो भी कोई फिजिकल बैरियर के बिना। से फॉर एग्जांपल बच्चा देख नहीं पा रहा है, उसको आपने लास्ट बेंच पे बिठा दिया, तो उसको फर्स्ट बेंच पे बिठा दो। तो इस तरीके से यू कैन रिमूव the physical barrier, as well as you can have easy and conducive environment in the classroom, attitudinal barriers and all. पार्टनरशिप इज अवर स्ट्रेंथ सच एज, NCF कहता है कि पार्टनरशिप एक स्ट्रेंथ है। किस वे? तो स्कूल और कम्युनिटी के बीच रिलेशनशिप बनाए रखो, स्कूल और टीचर्स के बीच में, टीचर और चिल्ड्रन या बच्चों के बीच में, चिल्ड्रन और चिल्ड्रंस के बीच में, टीचर और पेरेंट्स के बीच में। कैसे? तो PTM होती है, कोई और फेस्टिवल्स या ओकेजन होता है तब उन लोगों की मीटिंग रखो, तो टीचर्स या पेरेंट्स दोनों का कम्युनिकेशन गैप जो है वो दूर हो जाएगा और दोनों एक साथ बच्चे की लर्निंग ग्रोथ में आगे कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे, समझ पाएंगे बच्चों को। चिल्ड्रन और चिल्ड्रन के बीच में सोशल बैरियर्स नहीं आने चाहिए, फिर टीचर्स और चिल्ड्रन के बीच में नहीं होना चाहिए, एक्टिव पैसिव का नहीं, लेकिन दोनों ही एक्टिव रहे तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ईजी हो जाता है। So this is how it should focus upon good conducive environment. स्कूल सिस्टम एंड आउटसाइड सिस्टम भी एक कोऑर्डिनेशन में होना चाहिए। देखो अब मैंने लिखे हैं, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। 5 चैप्टर्स है NCF 2005 में। सबसे पहला चैप्टर है फर्स्ट वन, दैट इज पर्सपेक्टिव। गाइडिंग प्रिंसिपल्स नाम दिया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। गाइडिंग प्रिंसिपल्स या पर्सपेक्टिव कहता है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। इस तरीके से हमें एनवायरनमेंट या फिर इस तरीके से बच्चों को करिकुलम सिलेबस देना है कि जो कि कनेक्ट कर पाए नॉलेज को लाइफ आउटसाइड द स्कूल। डायरेक्टली कह रहा है प्रैक्टिकल लर्निंग दी जानी चाहिए कि बच्चा पढ़ के बाहर जाए तो उसको लाइफ क्या है, लाइफ स्किल एजुकेशन क्या है, उससे उसको पता चल जाएगा कि लाइफ किस तरीके से जीनी चाहिए। सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं चलेगा। एंश्योर दैट लर्निंग इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम रोट मेथड्स। रोट मतलब कि क्रैमिंग मेथड को अवॉइड करना है। जितना क्रैमिंग मेथड को अवॉइड करोगे उतना ही आपको आगे लर्निंग जो है वो अच्छी हो जाएगी।
एनरिच करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक के बाहर का नॉलेज भी उनको देना है। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड नॉन थ्रेटनिंग, बच्चे एग्जामिनेशन से डरे नहीं, उस तरीके से उनको पढ़ाना है, उस तरीके से उनको प्रिपेयर करना है। डिस्कस द एम्स ऑफ एजुकेशन बिफोर टीचिंग द टॉपिक और चैप्टर, द टीचर शुड मेक sure that he or she is discussing the aims of education. Say for example, students will be able to understand after completion of this topic this and this. कोई भी आप ले सकते हो टॉपिक, से फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक आप पढ़ा रहे हो तो टीचर पहले ही बच्चों को बता देती है कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट, हाउ टू सेव अवर एनवायरमेंट, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल। तो इससे बच्चों को भी पता चल जाएगा कि वाई दे आर परस्यूइंग दैट पर्टिकुलर एजुकेशन। बिल्डिंग कमिटमेंट टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस, सेक्युलरिज्म एंड फ्रीडम, ये सब भी हमें वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का एक हिस्सा बनाना है। सेकेंड चैप्टर फोकस करता है करिकुलर एरिया, स्कूल स्टेजेस एंड असेसमेंट। उसमें बोला गया है, एनसीएफ कहता है इट रेकमेंड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन मैथ सब्जेक्ट, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, ये सब्जेक्ट में चेंजेस लाना है। ओवरऑल व्यू टू रिड्यूस स्ट्रेस, बच्चों को स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन को अच्छा, रेलिवेंट और मीनिंगफुल और प्रोडक्टिव बनाना है, इसके बारे में बात की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट करिकुलर आस्पेक्ट्स एरियाज और स्कूल स्टेजेस की बात की है, तो बोला गया है सबसे पहले आप लैंग्वेज सब्जेक्ट जो रखते हो उसमें कौन सी होनी चाहिए, टू इम्प्लीमेंट 3 लैंग्वेज फार्मूला, बच्चों को बचपन से ही 3 लैंग्वेज फार्मूला का आप ध्यान दो और उस तरीके से आप फॉर्मुलेट करो सिलेबस या करिकुलम। 3 लैंग्वेज, एम्फोसाइज ऑन मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, बच्चा तेलुगु बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, इंग्लिश उसकी मदर टंग है, तो सबसे पहले बच्चे को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग में ही देनी है। क्यों? क्योंकि मदर टंग एक ईजी वो इनेट है, पहले से वो सीखा हुआ है, तो उसको उसमें बहुत जल्दी ही वो ग्रैब कर पाएगा, कैप्चर कर पाएगा और अच्छे से समझ पाएगा। करिकुलम शुड कंटेन मल्टीलिंगुअल प्रोफिशिएंसी ओनली इफ मदर टंग इज कंसिडर्ड एज सेकेंड लैंग्वेज। अगर आप मदर टंग को सेकेंड लैंग्वेज में डालते हो, सपोज फर्स्ट आप इंग्लिश पढ़ाते हो जबकि उसकी मदर टंग हिंदी है, तो फिर आपको एक बात ध्यान रखनी है दैट द करिकुलम शुड कंटेन मल्टीलिंगुअल प्रोफिशिएंसी, यानी कि इस तरीके का करिकुलम बनाओ कि दोनों लैंग्वेज में पॉसिबल हो सके पढ़ाई करने के लिए। फोकस ऑन ऑल स्किल्स, सिर्फ एक स्किल के लिए फोकस नहीं करना है, सारे स्किल्स के ऊपर, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ऑल दिस आर स्किल्स। फिर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, तो मैथमेटिक्स कैसा होना चाहिए, तो टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स इज टू फोकस ऑन चाइल्ड्स रिसोर्सेज टू थिंक एंड रीजन एंड टू विजुअलाइज एब्स्ट्रैक्शंस एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। इस तरीके का मैथमेटिक्स होना चाहिए कि बच्चे समझ पाए, सोच पाए, रीज़न कर पाए, क्यों है ये, कैसा है ये सब, विजुअलाइज कर पाए कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करें। साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, टीचिंग ऑफ साइंस टू फोकस ऑन मेथड्स एंड प्रोसेसेस, किस तरीके से ये पर्टिकुलर मेथड को हम अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उनकी थिंकिंग कैपेसिटी, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी को भी बढ़ाएगा साइंस सब्जेक्ट। फिर कहते हैं स्कूल्स एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, तो फोकस ऑन नर्चरिंग एंड इनेबलिंग एनवायरनमेंट, इस तरीके से आप एनवायरनमेंट को बनाओ या फोकस करो कि बच्चे उसमें अच्छे से पढ़ पाए। रीविजिट ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ डिसिप्लिन, पहले कैसा था, डिसिप्लिन मेंटेन करनी है, नई डिसिप्लिन मेंटेन करनी तो बच्चों को मार दिया जाता था, 1-2 थप्पड़ भी टीचर लगा देते थे, लेकिन यहाँ पे बोला गया है जो ट्रेडिशनल है, पहले से जो हुआ गया है उसको आप चेंज करो। अब बच्चे को पूछो क्यों तुम्हें नहीं आ रहा है, try to understand the child's psychology as a teacher, then you will be able to understand not only the teacher but also the school institution. Discuss needs for providing space to parents and community, पेरेंट्स और कम्युनिटी के बीच का भी रिलेशन एक होना चाहिए, पेरेंट्स और कम्युनिटी, और उनका रिलेशन किसके साथ, टीचर्स या फिर स्कूल्स के साथ, so that whatever is happening in the education institution they will be able to understand and thereby they will be able to understand their children. Discuss other learning sites and resources like textbook, libraries, laboratories, media, ICT. सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देना है,
उनको आईसीटी के बारे में समझाओ, उनको मास मीडिया के बारे में समझाओ, उनको लेबोरेटरीज़ के बारे में समझाओ, लाइब्रेरी में कौन सी बुक है वो उनको विज़िट कराओ या दिखाओ, या फिर उनको बोलो कि जाओ बेटा विज़िट करनी है लाइब्रेरी और ये बुक आपको लेके आनी है। अदरवाइज ऐसा भी कह सकते हो कि लाइब्रेरी में जाओ और ये सब्जेक्ट पर्टिकुलर के रिलेटेड जो भी बुक आपको मिले एक आपको ले आनी है, सो दैट व्हाट विल हैपन, दे विल एक्सप्लोर डिफरेंट अरीनाज ऑफ द सब्जेक्ट। फिर चैप्टर 4 दिया गया है सिस्टमिक रिफॉर्म्स। उसमें बोला गया है कवर्स नीड्स फॉर एकेडमिक प्लानिंग फॉर मॉनिटरिंग क्वालिटी, यानी कि एकेडमिक प्लानिंग, एनुअल प्लानिंग इस तरीके से करनी है कि लर्निंग की क्वालिटी इम्प्रूव हो पाए, यानी कि करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आपको डालनी है। टीचर एजुकेशन शुड फोकस ऑन डेवलपिंग प्रोफेशनल आइडेंटिटी ऑफ द टीचर। टीचर की प्रोफेशनल आइडेंटिटी के ऊपर भी फोकस करना है। टीचर में अगर आपको लगे कि कोई प्रोफेशनल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, उनको उनके टीचिंग नीड्स के हिसाब से उनको इंस्ट्रूमेंट्स लाने की ज़रूरत है, टीचर टीचिंग के लिए मटेरियल लाने की ज़रूरत है, TLMs की ज़रूरत है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की, जो उनकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को बढ़ा पाए, तो वो सब भी स्कूल या टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को देना पड़ेगा या देना चाहिए। Examination reforms to reduce psychological stress, particularly in children in class 10th and 12th, यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम की बात की गई है। बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो इस तरीके से वो स्ट्रेस ना ले वैसे आप पढ़ाओ, या फिर उनका साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है वो दूर कैसे करें उस तरीके का आप पढ़ाना या लर्निंग एक्सपीरियंस लेना स्टार्ट करो। फिर बोला गया है टीचर एजुकेशन रिफॉर्म्स एम्फोसाइज ऑन प्रिपरेशन ऑफ टीचर। टीचर का डेवलपमेंट कैसे होगा? व्यू लर्निंग एज अ सर्च फॉर मीनिंग आउट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, नॉलेज जनरेशन एट अ कंटिन्यूसली इवॉल्विंग प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिव लर्निंग। जैसा आप पढ़ाते हो उसी तरीके का आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप पढ़ा रहे हो तो आप जो लर्न कर रहे हो उसमें से मीनिंग ये निकलता है, या ऐसा मीनिंग निकलना है कि आपके पर्सनल ग्रोथ हो रहा है, नॉलेज बिल्टअप हो रहा है, और कंटिन्यूसली आपकी पर्सनालिटी एक रिफ्लेक्टिव लर्निंग के ज़रिए बाहर आ रही है इन अ पॉजिटिव वे। View knowledge not as an external reality embedded in textbook, but as constructed in the shared context of teaching, learning and personal experience। सिर्फ बुकिश या फिर टेक्स्ट बुक वाला नॉलेज ही नहीं लेना है, लेकिन टीचिंग लर्निंग का एक्सपीरियंस इस तरीके से करवाना है या इस तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपका आपके ग्रोथ में, डेवलपमेंट में आगे बढ़ा पाए। सो फ्रेंड्स, ये हमने पढ़ा NCF 2005। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अंडरस्टैंडिंग NCF 2005। डू लाइक and subscribe my channel, that is NT-UGC NET Paper 2 Education. Till the next session, keep learning, keep achieving.